I hope the PPT is visible and I'm audible to everyone. Please reply in the chat box. Okay, so I think we are good to go. It's already 4:03, so we can start with our webinar. So the topic for today's webinar is life skills, and everybody a very warm good evening. So this session is gonna be very interesting because we'll be discussing about a very interesting thing called about life and life skills. सो जब एक वेबिनार होता है वो लाइफ स्किल्स पे, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाई अ वेबिनार ऑन लाइफ स्किल्स, बिकॉज हम लोग किसी आर्मी में तो काम नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी नेवी में काम करते हैं कि हमें कोई लाइफ को जीने का स्किल आना चाहिए। बट हमें लाइफ के स्किल्स को जीने सीखने की जरूरत है। तो जब भी कोई कोई भी वेबिनार होता है तो उसके पीछे का अगर वाई आपको पता होता है कि वाई दिस वेबिनार, वाई दिस सर्टेन टॉपिक, तो अगर मैं वाई वाई किसी चीज के पीछे का क्यों क्लियर होता है, छोटे से बच्चे को भी अगर किसी चीज का रैशनल पता होता है, क्यों उसके पीछे का पता होता है, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड और ड्रिवन होता है उस चीज को समझने के लिए, और उसे वो जो भी सीखता है उससे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब भी ये वेबिनार आएगा लाइफ स्किल्स का, हमारे माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आएगा कि वाई अ वेबिनार ऑन लाइफ स्किल्स। सो हम सब सीबीएसई स्कूल के पार्ट हैं, एंड सीबीएसई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए स्कूल लेवल पे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स होने चाहिए। तो 21st सेंचुरी स्किल सेट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल सेट है। वो बिल्कुल वेरिएट करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब बिहार के स्कूल की जो स्किल सेट की जरूरत हो सकता है कि अफ्रीका के किसी गांव में वो स्किल सेट बिल्कुल भी ना काम आए। तो बिल्कुल वेरिएट करता है ये प्लेस टू प्लेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एट टाइम स्कूल टू स्कूल भी डिफरेंस होगा कि जो स्किल्स मेरे बच्चों को चाहिए शायद वो दूसरे के स्कूल के बच्चों को वो उस तरीके से नहीं चाहिए। तो एक बहुत बड़ा वाइड स्किल सेट है जिसमें बहुत सारी बात आती हैं, बट हम फोकस करते हैं जनरल लाइफ स्किल्स पे जो हर इंसान को आनी चाहिए लाइफ को ना सिर्फ समझने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बट उसमें उसको इंजॉय करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, और अपने आपने जो भी चीज इस लाइफ में टच की है उसके ऊपर अपना एक इम्पैक्ट फॉर एवर छोड़ने के लिए। तो ये स्किल होते हैं लाइफ को जीने के लिए। दैट इज दिस इज ऑल अबाउट, ये एनईपी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। सो लेट्स, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, वेबिनार क्यों कर रहे हैं लाइफ स्किल्स पे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लाइफ इज अ, यू नो, इट्स अ बिग थिंग। सो जो आज का ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का, वो है कि लाइफ को हम वाइडर एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप हेलीकॉप्टर से जब भी कुछ चीज देखते हैं तो आपको वो दूसरी तरीके से नजर आती है, उसका एक होलिस्टिक व्यू दिखता है, उसको हम हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं। तो आज का इस सेशन में हम पूरी की पूरी लाइफ को और क्या क्या स्किल चाहिए वो बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे लाइफ को नीचे। और बिल्कुल भी लोडेड सेशन नहीं है कि किसी भी चीज को लिखने की या जॉट डाउन करने की जरूरत है। ये बिल्कुल स्टोरी के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू इस सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, ताकि आप हर एक चीज को रेजोनेट कर पाए, आपको लगे कि अच्छा हम भी इस तरीके की लाइफ के इस तरह के चैलेंजेस से, इस तरीके की एडवर्सिटी से या इस तरह की सिचुएशन से कन्फ्रंट होते हैं, और आप सोल्यूशंस इन एग्जाम्पल्स के थ्रू उन स्किल्स को समझ पाएंगे। सो एनईपी और सीबीएसई ऑन इनकल्केटिंग 21st सेंचुरी स्किल्स इन स्टूडेंट्स। सो एनईपी अब आ चुका है, हमें एनईपी को एग्जीक्यूट करना है स्कूली लेवल्स पे। तो 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में होनी चाहिए। सिर्फ रोट लर्निंग और कोई किसी भी चीज को बहुत अच्छे से मेमोराइज करके पेपर में लिख दिया और 100 आ गए, अब उस सिस्टम से एनईपी हमें बाहर निकालने की बात कर रहा है। एनईपी बार बार कह रहा है कि बच्चों में स्किल होना चाहिए, लिटरेसी स्किल, लर्निंग स्किल और लाइफ स्किल। तो लिटरेसी स्किल, लर्निंग स्किल अपने आप में बहुत बड़े बड़े स्किल सेट हैं, उनके ऊपर नहीं आज हम फोकस करने वाले हैं लाइफ स्किल्स पे। somebody is writing in the chat box that I am my voice is not very loud, so is it okay now? I've increased the volume. Am I audible to everyone? Can you please help me in the chat box? Okay, thank you so much, it's good. Okay,
आज हम ये 3 स्किल सेट है, लिटरेसी स्किल्स, लर्निंग स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। तो आज के सेशन का हमारा पूरा का पूरा फोकस है लाइफ स्किल्स पे, ठीक है। तो हम लाइफ स्किल्स को बिल्कुल डीपली समझेंगे और ये समझेंगे कि ये हमें अपने अंदर कैसे डालना है और हमारे थ्रू ये हमारे बच्चों में कैसे जाएगा। दैट्स वाई दिस कैपेसिटी बिल्डिंग वेबिनार इज हैपनिंग, जहां हम समझ पाए कि कहाँ पे हम पीछे हैं और कहाँ पे हमें अच्छा करना है, अपने स्किल को होन कैसे करना है। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ स्किल्स पे क्या कहता है, उसने 10 कैटेगरी में लाइफ स्किल्स को बांटा है, जिसमें थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड द थर्ड वन इमोशनल स्किल्स पे वो बात करते हैं। तो 10 WHO ने ये लाइफ स्किल्स 10 स्किल्स को लाइफ स्किल्स की कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है। अब हमने 10 स्किल्स को इजी करने के लिए, ताकि आपको मेमोराइजेशन में इजी हो जाए, आप 10 स्किल्स बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे हो, इसको और भी पर्सनली इसको ना कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में बांट दिया है, जिसमें हमने क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को एक साथ कर दिया है, बिकॉज दोनों में थिंकिंग आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग को साथ कर दिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स को साथ कर दिया है। मैनेजिंग इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस एक साथ है। सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी। तो अगर आप ये पांच भी आप याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री तुरंत याद आ जाएगा। बिल्कुल उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को ये स्किल्स करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्किल। तो स्किल के बारे में समझने के पहले बिल्कुल एक वार्म अप, एक स्टोरी बताते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा वेयर द वेबिनार इज हेडिंग। तो नेचर सबसे ज्यादा हमें स्किल्स सिखाता है, नेचर से बेटर टीचर कोई भी नहीं है। तो क्योंकि जो एनिमल वर्ल्ड है या प्लांट है या फिर बर्ड किंगडम है, वो कोई ट्रेनिंग नहीं करते हैं, उनको कोई स्कूल नहीं जाना है, बट उनको नेचर स्किल्स सिखाता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है जिराफ और उसके बेबी जिराफ काफ की। तो उसके ऊपर स्टोरी ये है कि जब एक जिराफ का जो बर्थ होता है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक एपिक एपिसोड होता है, क्योंकि जिराफ की आप हाइट देख रहे हैं कितनी ज्यादा होती है। जब बेबी जिराफ डिलीवर होता है तो वो 7 से 8 फीट की यू नो जोल्ट से वो डिलीवर होता है। तो उस बेबी के लिए वो बहुत, जो कि हु वाज वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड इन द मदर्स वूम, बिल्कुल वार्मथ में, अचानक से वो खुले आसमान के नीचे एक 7 से 8 फीट की हाइट से गिरता है। तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा जोल्टिंग एक्सपीरियंस होता है। इस जोल से वो निकलने वाला ही होता है कि सरप्राइजिंगली जो मदर जिराफ होती है उसको बहुत जोर का किक मारती है। तो उसका जो वेलकम होता है बाय अ मदर वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि वो एक किक होती है। तो वो जो छोटा सा बच्चा जो अभी डिलीवर हुआ बिल्कुल अपनी आंख खोल करके देखने लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ। और जैसे ही वो ये समझ भी नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ, द मदर गिव्स द चाइल्ड अनदर किक। तो अब जब उसको दूसरी किक लगती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, वो दूसरी किक होती है, जब उसको लगती है तो अपने वॉबली नीज पे वो खड़ा होने की कोशिश करता है। बिल्कुल थोड़ा ही वो अपने वॉबली नीज पे खड़ा होता है कि मदर जिराफ उसको थर्ड किक मारती है। अब इस थर्ड किक के बाद जो जो जिराफ है वो चलने लगता है। सो इस सारे सिचुएशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम लाइफ में आते हैं तो हमें भी एडवर्सिटी मिलती है, हमें भी लाइफ किक करती है अपने चैलेंजेस से और एडवर्सिटी से। जब पहली बार हमें किक पड़ती है तो हमें लगता है कि वी आर सो इनोसेंट, वी आर सो अनप्रिपेयर्ड। हमें कैसे लाइफ ने किक मार दी, हमें, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू है लाइफ के लिए। बट क्या होता है जब हमें दोबारा फिर किक पड़ती है लाइफ की तरफ से, जब कोई बहुत अनप्लेजेंट एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है या रिजेक्शन हो जाता है, तो हम अब दूसरे टाइम में जानते हैं, वी आर नाउ इम्यून, वी नाउ नो कि कैसे होता है, हमें एक प्रिपरेशन हो चुकी है फर्स्ट किक के बाद, वी नो हाउ टू हैंडल दिस। जब हमें लाइफ में और बड़ी बढ़ते टाइम के साथ और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स एडवर्सिटी आती है, सो नाउ वी थिंक कि अच्छा इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है, रिजिलियंस दिखाना है, नॉर्मल होना है, इसके ऊपर रोना धोना नहीं है, एंड वी हैव टू मूव ऑन। तो जस्ट लाइक द जिराफ, अब मदर जिराफ बेबी जिराफ को किक क्यों मारती है? क्योंकि जब जिराफ पैदा होता है तो वो इम्यूनियोटिक फ्लूइड से बिल्कुल गीला हो रहा होता है। तो ये जो की जो स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि प्रेडेटर्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। तो हाइनास, टाइगर्स, लायंस के लिए बिल्कुल वल्नरेबल ये शिकार होता है ये बेबी। अगर इम्यूनियोटिक फ्लूइड उसका वो पोच करके उसको किक नहीं मारेगी और मदर जब भी अनअवेलेबल रहेगी, कोई भी प्रेडेटर आके उसको हंट करेगा, उसको खत्म कर देगा, वो स्पीशी ही नहीं पनप पाएगी अगर वो स्किल ही उसको नहीं पता होगा कि भागना कैसे है, छुपना कैसे है। तो मदर ने पैदा होने के साथ ही उसकी अपस्किलिंग शुरू कर दी। तो सिमिलरली हम भी स्किल्ड होंगे
तभी चैलेंजेस, एडवर्सिटी, सारी चीज को जूझना और रिजिलियंस, नॉर्मलसी पे आना हम सीखेंगे। कोरोना के पीरियड ने हमें सिखा दिया कि रोट लर्निंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन विल नॉट हेल्प। स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। एक टॉपर होगा क्लास का जो कि बहुत अच्छा स्कोर लाता है, बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छा डिबेटर है, बट अगर उसके अंदर स्किल ही नहीं है रिजिलियंस का, तो वो नेक्स्ट टाइम स्टेज पर आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज किसी एडवर्सिटी ने उसको इस तरीके से तोड़ दिया कि वो बाहर निकलने के लायक भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दिस जिराफ, कि हमें लाइफ के मीनिंग को समझना ही नहीं है, लाइफ को एंजॉय भी करना है, एडवर्सिटी अगर आए तो उसको ब्रश डाउन भी करना है, और उसमें थ्राइव भी करना है, एंड वी हैव टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी। जो भी चीज हम छोड़ के जाएंगे उसके ऊपर हमारा एक मार्क होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द सेशन इज स्टार्टिंग। ये लाइफ की फिलॉसफी के ऊपर है कि क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए। सो जो पहला स्किल सेट है जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को थिंकिंग के ऊपर हमने वो कर दिया है, पेयर कर दिया है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो थिंकिंग, थॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो लाइफ जो होती है वो हमारे थॉट्स ही बनती है। तो जैसे ही हम थॉट्स अपने माइंड में जनरेट करते हैं वैसी ही क्वालिटी होती है हमारी लाइफ की। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी करते हैं। तो वो एनर्जी जो नेगेटिव होती है इतनी पावरफुल होती है कि वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी करती है, उनके साथ बुरा होने भी लगता है। वो जितने भी सिचुएशन को शक की निगाह से देखते हैं उतने ही उनके साथ सिचुएशन आती भी उसी तरीके की। तो द मोर पॉजिटिव थॉट्स यू हैव, द मोर पॉजिटिविटी यू अट्रैक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। द मोर नेगेटिव थॉट्स यू जनरेट, वो नेगेटिविटी होती है। अभी किसी के माइंड में है कि हमने बाहर में अपनी स्कूटर लगाई, वो चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी, वो इतने ज्यादा उसके साथ थॉट्स उसके ओवरवेलमिंग होती है कि एकदम उसकी स्कूटर जो होती है वो चोरी चोरी हो भी जाती है। सो वो ऐसा एक विशियस सर्कल है थॉट्स का, कि इसीलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपने थॉट से बेहतर करें। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात है कि आप अब अपने थॉट को क्रिटिकल कैसे बनाएंगे। तो जब भी लाइफ में कोई भी एडवर्सिटी आती है, चैलेंज आता है, तो आपको उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर स्टेप आउट कर जाना है। स्केप्टिज्म के साथ सोचना है कि ये सिचुएशन मेरे साथ हुई क्यों, ये सिचुएशन हमको सिखा क्या रही है, या इस सिचुएशन को कैसे हमें डील करना है। तो जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल जो कि बहुत स्ट्रांगली दिमाग में आता है, दैट इज ऑफ चाणक्य। चाणक्य वॉज अ क्रिटिकल थिंकर। सब जानते हैं कि बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन ये भी इन्होंने भी लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग लर्नड बाय लिविंग इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने वर्ल्डली वेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से, सिचुएशन से बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग सीखी। जैसे कि इन्होंने कसम खाई थी कि ये धनानंद के डायनेस्टी को बिल्कुल पराजित कर देंगे, और क्योंकि उनकी उनकी बेइज्जती हुई थी, तो इन्होंने एज अ रिवेंज सोचा था कि इस डायनेस्टी को, जो कि बहुत ही वास्ट डायनेस्टी थी, ये इसको हम बिल्कुल भी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पराजित हुई शुरू में चाणक्य ही की। तो जब पराजय के बाद, जब चाणक्य अपनी हार जब उनकी हो गई, तो वो गांव गांव घूम रहे थे। तो जब गांव गांव घूम रहे थे तो अचानक से एक वो झोपड़ी के पास देखे कि एक बहुत भूखा बच्चा है जो अपनी माँ से खिचड़ी मांग रहा है। बच्चे को बहुत तेज भूख लगी रहती है, वो माँ से खिचड़ी मांगता है। तो माँ जब उसको खिचड़ी देती है, तो वो बच्चा इतना ज्यादा भूखा रहता है कि वो खिचड़ी के बिल्कुल बीच में हाथ डाल देता है, और उसका हाथ जल जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि मेरा हाथ जल गया, खिचड़ी बहुत गर्म थी। तो इस पे माँ ने बोला कि तुम भी चाणक्य की तरह मूर्ख हो क्या? तुम्हें अगर खिचड़ी खानी थी तो तुम्हें बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए था, तुम्हें किनारे से खिचड़ी खानी चाहिए थी। अब नाउ चाणक्य वाज लिसनिंग टू दिस। उन्होंने बिल्कुल भी इसको अगेंस्ट नहीं लिया, बिल्कुल अपने स्ट्राइड में लिया। उन्हें भी लगा कि उन्हें धनानंद की आर्मी को या उसकी डायनेस्टी को बीच से नहीं अटैक करना चाहिए था, उन्हें भी किनारे से अटैक करना चाहिए था। वो भी बिल्कुल बीच में घुस गए, अटैक किया, इसीलिए उनको पराजित मिली। अब क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल यूज करते हुए उन्होंने ये किया कि उन्होंने विष किन्नरों का सिस्टम शुरू किया, उन्होंने स्पाई सिस्टम शुरू किया। वो आर्मी को
वो आर्मी को उसके ब्रेक करना शुरू किया, वो सारे गुप्तचर का जो सिस्टम क्रिएट किया, कैसे वो आर्मी में घुसे, चंद्रगुप्त मौर्य को इंस्टॉल किया, और सारी बात आर्मी की जान करके और ब्रेन वॉशिंग सिस्टम स्टार्ट किया, और सारी की सारी बात जान करके उसको इतना कमजोर कर दिया कि उसके पास अब कुछ हार के अलावा कुछ बचा नहीं था. दिस टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम, बट दैट वाज द ओनली वे टू डू इट. और उसके बाद मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की. तो हमें चाणक्य की तरह कोई किंग मेकिंग या एम्पायर बिल्डिंग नहीं करनी है, लेकिन वी कैन ऑलवेज ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम सच क्रिटिकल थिंकर्स. सो जब भी इस तरह का चैलेंज, जहाँ पे इतनी बेइज्जती हुई और जहाँ पे इतनी एडवर्सिटी आई और बिल्कुल सब कुछ कोलैप्स कर गया, वहां पे भी उन्होंने हार नहीं मान के अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, ओवरवेल्म्ड नहीं हुए अपनी हार से, और नेक्स्ट राइट मूव क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सोचा. कभी कभी हम बिल्कुल आगे का सोचने लगते हैं और एंशियस हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल आगे का जाके नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि करेक्ट कल क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. बिल्कुल, you have to just think about the next move whenever the situations are overwhelming. Like a critical thinker, you have to think, what is the best I can do in this current situation, in the given limited resources, what is the best thing I can do. This is how a critical thinker thinks. Now the next is creative thinking. Very very interesting example. This is RK Lakshman, जो बिल्कुल कॉमन स्ट्रिप्स के थ्रू कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री में चल रही है वो उसको में इतना ह्यूमर डाल देते हैं कि हमें लगता है कि इतनी सीरियस बात को एक स्ट्रिप में इतने ह्यूमर में और बिल्कुल करेक्ट कॉर्ड हमारे स्ट्राइक करके कैसे कोई डाल सकता है. तो ये वो ही डाल सकता है जिसके अंदर ये स्किल होगा, राइट. ये एक स्किल है जो कि बच्चों में जनरेट किया जा सकता है. अगेन देयर इज अ एग्जांपल ऑफ आमूल एड. आप सब जानते हैं कि आमूल का जो स्ट्रिप होता है, और सब रुक करके उसकी होर्डिंग पढ़ते कि इस टाइम आमूल क्या लेकर के आया है. कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, आमूल जरूर उसको कैप्चर करता है और अपनी बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ उसको. इट इज सर्टेन कि अगर आप आर के लक्ष्मण को देख रहे हैं या आप अमूल के एड्स देख रहे हैं, इट विल ऑलवेज ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज दीज आर क्रिएटिव पीपल हु हैव पुट अ सिचुएशन, बिल्कुल सीरियस सिचुएशन को इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से बिल्कुल आपके कॉर्ड्स को टच करके कर दिया है. सो ये जनरेट कैसे हो सकता है बच्चों में? अगर आप बच्चों को कोई ऐसे देते हैं लिखने के लिए, तो बिल्कुल इतना रैम्पेंट ये प्रैक्टिस है कि द मोमेंट यू गिव देम एन ऐसे, वो तुरंत जा करके गूगल पे सर्च करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे. कुछ बच्चे आजकल ग्रामरली जैसे ऐप को यूज करके वर्ड्स भी बदल देंगे. तो बिल्कुल अंदर, अपने अंदर झांक करके कोई चीज नहीं लिखना चाहते हैं. वो बिल्कुल चाहते हैं कि इनको रेडीमेड एक कोई चीज मिल जाए. उससे क्या होता है, वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकर नहीं बन पाते, क्योंकि वो सोच तो रहे ही नहीं है, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का सोच रहे हैं. उन्होंने अपने अंदर जाके कहीं भी टटोला नहीं. व्हाट डिड दे थिंक, व्हाट डिड दे फील, अपने अंदर की किसी भी कॉर्ड को छूने की कोशिश नहीं की. उन्हें रेडीमेड ऐसे चाहिए, राइट. सो हमें ऐसे के टॉपिक बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसे देना है कि बच्चा बाहर से जा करके ना उसका सोल्यूशन लाए, बट के अंदर में एक बार पेन को रोक के सोचे कि व्हाट एक्चुअली आई फील. सो बिगेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस पे आप दे सकते हैं, या biggest act of bravery that you have witnessed in your life, या life lessons that you have learned, या imaginary place that exists only in your mind, या place that you love the most. मतलब ऐसा टॉपिक आप दें कि बिल्कुल वो कस्टमाइज हो और उनको अपने अंदर जाके अपने इंटीरियर को देखना पड़े कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. एंड फिर वो सोचेंगे कि हाँ, दैट डे ऑन द ब्रिज, जब वो स्कूटर से एक फीमेल बूढ़ी औरत गिर गई थी, एंड देन द पासर बाय ही केम एंड हेल्प एंड गिव देम वाटर, दैट वाज द बिगेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस. या फिर उस दिन जब हमारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ गया था, एंड माय फादर वेंट अपने गाड़ी लेकर के एंड मेड देम रीच द हॉस्पिटल, दैट वाज द बिगेस्ट एक्ट ऑफ ब्रेवरी. तो जहाँ पे बच्चा रियल लाइफ एग्जाम्पल ले पाए, वैसे टॉपिक्स आपको देना है, ताकि बच्चे सोचें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड तभी वो क्रिएटिव थिंकर्स हो सकते हैं. एक और बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल इसमें याद आता है कि एक बेगर होता है, और वो ब्लाइंड बेगर होता है, और वो लिख लिख के बैठा होता है, आई एम ब्लाइंड, प्लीज गिव मी मनी. तो एक क्रिएटिव थिंकर वहां से गुजरता है और देखता है कि ये बेगर ने लिखा, आई एम ब्लाइंड एंड प्लीज गिव मी मनी लिखा हुआ है, बट नो बडी इज हेल्पिंग हिम. कोई दे नहीं रहा है उसको पैसा, कभी कोई दे रहा है उसको, उसकी कलेक्शन बहुत खराब है. तो उसने उसके बोर्ड से वो चीज मिटाई और उस पे लिखा कि टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे,
यू आर फॉर्चुनेट बट आई एम नॉट बिकॉज आई कैन नॉट सी इट। और ये जब उसने वो बोर्ड लगाया, देन एवरीबडी स्टार्टेड, जो भी लिमिटेड पैसा दे सकते थे देने लगे। क्यों? क्रिएटिव थिंकर क्या होता है ना, आपके सामने आपके इमोशंस को टच करता है। आपने जो वो लिखा या जो उसने सोचा, वो इमोशन आपके अंदर भी वो पैदा कर देता है। तभी आपने इसमें क्या हुआ, आई एम ब्लाइंड से आपने अफसोस, यू कैन सी दिस डे बट आई कैन नॉट, एम्पैथी, ग्रेटफुलनेस, 3-4 इमोशंस का जनरेशन 2 लाइन में कर दिया। तो क्रिएटिव जो राइटर होता है या क्रिएटिव थिंकर होता है, वो अपने 4-5 लाइन से भी आपके अंदर के इमोशंस को अगर ट्रिगर कर देता है, स्पेशली सॉफ्ट इमोशंस को, सो he has written well, he has used his creativity. So we need to inject this skill in ourselves and in our kids. Now self awareness is another topic. Now everybody will say कि सेल्फ अवेयरनेस, हमें पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, सो हमें पता है कि प्रोफेशनली यू नो आई एम अ टीजीटी, आई एम अ पीजीटी, आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल, आई एम डूइंग दिस। दैट्स नॉट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस तो ऐसी चीज है कि अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, यू आर वेरी हैप्पी, एंड अ क्लोज फ्रेंड कम्स एंड सेज यू आर नॉट लुकिंग गुड टुडे, यू आर नॉट हैप्पी, तो फिर हम खुद को डाउट करते हैं कि शायद हम खुश नहीं हैं, और हमें लग रहा था कि हम खुश हैं। इतने अपरूटेड हैं हम अपने आप से कि किसी का एक पासिंग कमेंट भी हमारा मूड खराब कर सकता है। सो बिकॉज आवर रूट्स, आवर सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी अपरूटेड। सो ये एक स्किल है जो कि बच्चों में बिल्कुल होना चाहिए। अगर बच्चे ने डिटरमाइन कर लिया है कि उसको ये करना है, ही कैन अचीव दिस, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कुड बी अ पायलट, तो दुनिया चाहे उसको बोले कि तुम ये नहीं कर सकते हो या तुम में ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो प्रूव करने जाने कि मेरे पोटेंशियल्स ये हैं, मेरी कैपेबिलिटीज ये है, यही एनईपी कहता है। अब बच्चे को इतना स्किलफुल बना दें कि उन्हें अपनी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पोटेंसी, कैपेबिलिटी के बारे में बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस हो, और इतने वो रूटेड हो अपने जेनेसिस में, इंडिया को लेकर के, अपने रूट्स को लेकर के, कि नो बडी कैन कम एंड अप्रूव देम। ये तभी होगा when you know who you are and you are very proud of who you are, because आप अपने वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें एक दो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, यू कैन सी द टू किंगडम्स, द एनिमल किंगडम एंड द बर्ड किंगडम। तो इन दोनों किंगडम के जो दो रिस्पेक्टिव किंग्स हैं, वन इज द लायन एंड द अदर वन इज एन ईगल। सो जब हम ईगल को देखते हैं तो द ओनली थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड कि ये इसमें कोई एटीट्यूड है, चाहे कितना भी स्टॉर्म आ जाए, चाहे वो कितने भी बड़े पेड़ पे बैठा हो, वो पेड़ जितना भी सोए कर रहा हो हवा से, वो उसके चेहरे पे एक कंपोजर होता है, क्योंकि वो अवेयर है कि अगर कभी कोई मुश्किल आएगी, कोई एडवर्सिटी आएगी, ही कैन हैंडल दैट। और वो इतनी ऊंचाई पे चला जाता है स्टॉर्म को चीरने के बाद, ऐसी जगह पे जहां पे बिल्कुल भी स्टॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ही इज अ किंग। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसको उसको किसी चीज पे यकीन नहीं है, बट उसको अपने पोटेंशियल्स पे पता है कि अगर कोई एडवर्सिटी आएगी, सो आई नो हाउ टू हैंडल। सिमिलरली द लायन जो है, इज नॉट द हेवीएस्ट, he's not the tallest, he's not the largest, but a lion is a lion. When a lion enters, तो सब वैनिश कर जाते हैं, क्योंकि वो हंटिंग के मूड में है कि नहीं वो नहीं पता है, बट वो लायन है और उसके पास है क्लॉज और केनाइन जो उसके अपने पोटेंशियल्स हैं, और उससे वो चाहे या ना चाहे वो बता देगा कि वो लायन है। तो ये बिकॉज दे आर अवेयर कि उनके पास क्या है। अब हमें ये बोला जाएगा हमारे पास तो क्लॉज केनाइंस नहीं है, तो हम कैसे लायन के जैसे बिहेव कर सकते हैं? तो ह्यूमन बींग्स हैं हम, वी आर नॉट प्रेडेटर्स, हमें हमें क्लॉज और केनाइंस की जरूरत नहीं है। हमारे क्लॉज और केनाइंस हमारे हार्ड वर्क हैं, लिमिटेड रिसोर्स में, खराब सिचुएशन में अपना बेस्ट देने की जो हमारी सलाहियत है, वो हमारे क्लॉज एंड केनाइंस हैं। हर सिचुएशन में विनर होना, हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना, हमारे क्लॉज और केनाइंस हैं। कोई इंसान अगर डिस्ट्रेस में है तो उसको कंपैशन का एक टच दे देना स्किल है हमारा। अगर कोई सफरिंग में है तो उसके साथ थोड़ी सिंपैथी तो नहीं बट एम्पैथी जरूर दिखाएं और हेल्पिंग हैंड रखें, उसके मोराल को बूस्ट करें। ये हमारे क्लॉज एंड कैनाइंस हैं। हम वी आर नॉट प्रेडेटर्स कि हमें अपने क्लॉज एंड कैनाइंस, बट ड्राइविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द किंग्स ऑफ द टू रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स।
अभी ईगल जो है वो पिजन की तरह तूफान आने पे होल्स नहीं ढूंढती कि कहाँ पे छुप जाए, इसलिए वो पिजन है। और ईगल क्या है, वो तूफान को चीर करके एक ऐसे पॉइंट पे सोलो फ्लाई करता है जहां पे कोई दूसरी बर्ड उस ऑल्टीट्यूड तक जा भी नहीं सकती ऑक्सीजन की कमी से। दैट्स वाई वो ईगल है और दैट्स वाई ये लायन है। तो हमें इस तरीके के माइंडसेट बताना है कि नो मैटर हुएवर कम्स एंड टेल्स अस कि तुमसे ये काम नहीं होगा, यू हैव टू नो कि ये इनके बता इन दीज पीपल कैन नॉट डिफाइन मी, आई एम वेल अवेयर of who I am and I'm capable and my work will speak. Nobody should define you. Your hard work, your persistence will define you and that will only come when you are aware कि अगर कोई काम प्रोफेशनली हमें मिला है तो ये डेडलाइंस हम मीट कर लेंगे। अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो आई विल बी द बेस्ट। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको बचपन से ही होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ये स्किल्स आप में होनी चाहिए। The next skill is empathy, which sadly is vanishing from our society and schools. बहुत ज़्यादा इस empathy की कमी है। आप देखेंगे schools में बच्चे लंच छुपा के खाएंगे, कोई गिर गया तो हंसेंगे, कोई परेशानी में है तो उसकी सहायता तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हो सकता है कि उसका वीडियो बनाने लगे। तो इस तरीके की चीज जो है इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो एनईपी कहता है कि एम्पैथी एक ऐसा स्किल है जो कि डीएनए में होता है लेकिन जनरेट भी कराया जा सकता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ाएं, अगर आप फासिज्म पढ़ा रहे हैं, नाजिज्म पढ़ा रहे हैं, देयर सो मेनी चैप्टर्स। अगर आप नाजिज्म ही फॉर एग्जांपल पढ़ा रहे हैं, हिटलरी की कहानी, मसोलिनी की कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर बताएं व्हाट एम्पैथी इज। जब किसी एक चीज के साथ बुरा होता है तो आपको भी फील होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज व्हाट इनडिफरेंस आप में नहीं हो सकता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न, आई एम फाइन। ये जो है ये स्किल नहीं है। दिस इज नॉट अ स्किल दैट वन शुड बी प्राउड ऑफ। यू नीड दिस, यू नीड टू बी अवेयर दैट एम्पैथी इज अ स्किल और बिल्कुल जरूरत है इसकी हमें बच्चों में ये इंजेक्ट करने की, क्योंकि एनईपी कहता है कि दिस द इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जब आप द इंटायर वर्ल्ड इज वसुदेव कुटुंबकम जो कहता है, अगर ये कहता है तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट सर्वाइव विद दिस आइडियोलॉजी विदाउट द फीलिंग ऑफ एम्पैथी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if wrong is happening with someone, at least lend an empathetic hand and that's a skill. तो आप जो भी चैप्टर बनाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बनाते हैं, तो आप जरूर देखें कि लर्निंग आउटकम, जो भी लेसन प्लान आप बनाते हैं, लर्निंग आउटकम में एम्पैथी की एक स्किल जरूर हो। इसके ऊपर एक बहुत ही स्कूली एग्जाम्पल जो सब माइट बी कमिंग अक्रॉस सच इंसिडेंट्स एवरी डे। तो एक स्कूली बच्चे की अगर आप फोटो देखेंगे तो आप इस बच्चे की परेशानी उसके चेहरे पे देखेंगे, बिल्कुल स्कूल लेवल का एक स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। कि ये बच्चा बिल्कुल अच्छा खासा बच्चा था, अचानक से इस बच्चे की ड्रेसेस में गंदगी नजर आने लगी। लंच में जो ये पहले हेल्दी फूड लाता था, होममेड फूड, इलेबोरेट फूड लाता था, अचानक से चिप्स लाने लगा, जंक फूड लाने लगा, जैसे लगता था कि कोई इसको लंच देखने वाला भी नहीं है। इसके मार्क्स में भी बहुत ज्यादा डिटोरिएशन आया, इसके मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी में काफी डाउनफॉल हुआ। अब जो वर्स्ट पार्ट है कि चलिए ये बच्चे के साथ डाउनफॉल हुआ, ये बिल्कुल हम देखते हैं कि कोई कोई बच्चा अचानक से डिटोरिएट कर जाता है। अब इसके साथ बुरी बात ये हो गई कि इसके खिलाफ एक ग्रुप बन गया क्लास में जो कि इसको बुली करता रहता था। ये विक्टिम की ये ड्रेस अच्छी पहन के नहीं आता है, ये तो लंच में जंक फूड लेकर के आता है, यार ये इसको तो ये पिछले बार वाला क्लास वर्क भी नहीं कर पाया। तो इस तरह का बुली हो रहा है और ये बच्चा बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहा है। अब ये बात जो है क्लास से एडमिन तक कुछ टाइम में आ गई कि ये बच्चा जो है बहुत डिटोरिएट कर गया है, ये सारी चीज इसकी डिटोरिएट की है, ये और बच्चे भी इससे बहुत परेशान है, बिल्कुल एक डिफरेंट वर्जन जो था वो एडमिन तक पहुंचा। तो इनके पेरेंट्स को कॉल किया गया। तो जब पेरेंट फादर आए इनके, तो फादर ने एडमिन को बताया कि दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है, इसकी मदर ने अभी हॉस्पिटल में एक स्टिल बॉर्न बेबी को बर्थ दिया है और इसकी वजह से मदर जो है बहुत ही मेंटली डिस्ट्रेस्ड है, अभी भी हॉस्पिटल में है और घर पे कोई भी नहीं है। तो जो फादर है वो हॉस्पिटल और घर का ही चक्कर काट रहे हैं, घर में इसको देखने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए इसको स्कूल भेज दिया जाता है ऑब्वियसली। तो होमवर्क कराने वाला भी कोई नहीं है, इसको लंच देने वाला भी कोई नहीं है और पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। और
जिस बच्चे ने 9 मंथ तक ये सुना कि एक घर में भाई बहन आने वाला है, सडनली उसको पता चलता है कि उस बच्चे की, मेरे भाई बहन की डेथ हो गई है, मेरी मदर एक मेंटल सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे आई कैन मीट हर, मेरा फादर भी हॉस्पिटल और घर के झंझट में बहुत ज्यादा परेशान है, और जस्ट टू गेट रिड ऑफ मी हमें स्कूल भेज दिया जा रहा है। और स्कूल में भी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बुली कर रहे हैं मेरे को 10 दिन से। सो आई ऑलवेज से कि किसी को अगर हम फिजिकली मारते हैं तो उसके दाग हमें दिखते हैं कि उसको खून निकल गया या उसका हाथ टूट गया, बट हम जब किसी के सोल पे मारते हैं, किसी को हम किसी के जो अंदर की चीजों पे चोट करते हैं जो दिखती नहीं है, तो वो हम उसको लाइफ लॉन्ग स्कार करते हैं। तो ये बच्चा अब लाइफ लॉन्ग स्कार्ड हो चुका है। क्यों हुआ? The only underlying thing was that there was lack of empathy on the part of everyone. The teachers, they did not try to know कि क्या हो गया है, क्यों ऐसा डिटोरिएशन आया है, क्या फैमिली में प्रॉब्लम है। इसीलिए पोर्टफोलियो को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है सीबीएसई में, जहाँ पे हम बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में जाने कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, उसके घर की सिचुएशन ऐसी थी कि किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन इन सारी चीजों का इम्पैक्ट उस बच्चे पे लाइफ लॉन्ग पड़ा, क्योंकि वो अभी क्या क्या चीज से नहीं जूझ रहा है। हर तरीके की चीज जो एक बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, जस्ट बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ एम्पैथी। सो WHO एम्पैथी की स्किल को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा ही फोर्स करता है, बिकॉज दिस शुड नॉट हैव बीन डन, विच एंड दिस might be happening in other schools with other kids rampantly, which is a which is a tragic thing that could happen to a child. सो एम्पैथी का स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चैप्टर में, whatever you are disseminating knowledge on, अपने लर्निंग आउटकम्स में जरूर एम्पैथी बताएं, उठते बैठते एम्पैथी बताएं, ताकि बच्चों को पता हो कि दूसरों की सिचुएशन भी खराब है, एंड वी नीड टू बूस्ट अप देयर मोरल एंड वी नीड टू लेंड अस एम्पैथेटिक हैंड. Now, the next topic is problem solving and decision making. Whenever we take a good decision, हमारी problem solve हो जाती है. अगर हम decision maker अच्छे हैं, तो obviously हम problem भी solve कर पाते हैं. तो ये जो skill है problem solving and decision making का, ये आपको हम समझाएंगे एक बहुत ही simple सी story of अकबर एंड बीरबल. सबने सुनी होगी बचपन में अकबर एंड बीरबल की कहानी, तो ये स्टोरी भी अकबर एंड बीरबल की कहानी है. तो एक बार अकबर को दो छोटे छोटे राजाओं से के बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करना था. अब ये दोनों राजा बिल्कुल आइडेंटिकल थे, देखने में आइडेंटिकल, बोलने में आइडेंटिकल, इनके कपड़े आइडेंटिकल. अब इसमें से करेक्ट राजा कौन है ये अकबर को बताना था. तो जब अकबर किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते थे तो ही यूज्ड टू कॉल बीरबल, जो उनके सबसे स्मार्टेस्ट नवरत्न थे. तो बीरबल को बुलाया गया कि ये दोनों आइडेंटिकल है और मेरे को कल तक बता देना है कि इन दोनों में से करेक्ट राजा कौन है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. तो बीरबल वाज वेरी वेरी स्मार्ट. ही सेड कि आई कैन नॉट आंसर यू टुडे, बट मेक दीज टू राजाज ना स्टे इन योर पैलेस फॉर सम टाइम. तो ये दोनों रुक जाते हैं और अकबर बोलते हैं कि हम कल आप लोगों के साथ नाश्ते पर मिलेंगे और तब एक डिसीजन होगा. तो ये दोनों राजाओं, अकबर आके बैठ जाते हैं और दूसरा वाला एक राजा उसमें से वो भी टाइम पर आ जाता है. जो दूसरा राजा होता है वो आ ही नहीं पाता है. तो अकबर बोलते वो दूसरा राजा कहाँ है. तो पता चलता है कि उस राजा को अपने कपड़े पहनने में, अपने ज्वेलरी पहनने में, अपने शूज पहनने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो पहन नहीं पा रहा है. और जो दूसरा वाला था वो बिल्कुल रेडी होकर के टाइम पे अकबर के आगे बैठ गया. तो बीरबल ने बोला कि देखिए, जो दूसरा जो नहीं आया है ना, वो ही करेक्ट राजा है. बिकॉज अगर वो राजा है तभी उसको अपने शूज पहनने नहीं आ रहे हैं, अपने आप को असिस्ट करने नहीं आ रहा है, क्योंकि राजा का ये सब काम राजा खुद से नहीं करता है, उसके लिए उसके नौकर करते हैं. तो ये दूसरा वाला ही राजा है. सो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व करेक्टली. तो इस बात से हम क्या सीखते हैं? है तो बिल्कुल ये छोटी सी कहानी किसी बच्चे को सुनाने वाली, बट एज एन एडल्ट हम क्या सीखते हैं? एडल्ट ये सीखते हैं कि कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें कुछ टाइम उसके साथ बिताना चाहिए. हम क्या करते हैं, नी जर्क सोल्यूशन निकालते हैं. नी जर्क मतलब प्रॉब्लम आया और फटाक से उसका आंसर नहीं. कभी कभी प्रॉब्लम के पीछे का प्रॉब्लम क्या है उसको अगर हमें लाइफ लॉन्ग और डीप लेवल पे हमेशा के लिए खत्म करना है, हमें उसको समझना होगा, हमें उसके साथ कुछ टाइम रहना होगा, और तभी हम उसका एक सोल्यूशन परमानेंट निकालेंगे. नहीं तो नी जर्क सोल्यूशन तो आज सोल्यूशन निकला, कल फिर से वो रिकर करेगा. सो इन ऑर्डर टू फाइंड
a solution, we need to understand everything attached to that problem. उसकी बारीकियों को, वो कहाँ से origin करता है, everything we have to understand, and then you will come with a solution जो कि बिल्कुल लीडर्स लेवल का होगा, जो लीडरशिप में जिस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है उस तरीके का आप लेंगे, क्योंकि अब वो प्रॉब्लम रियकर नहीं करेगा. Now, along with प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिसीजन मेकिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें बहुत जरूरत होती है एज एन एडल्ट समझने की. ये भी बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बताते हैं. तो डिसीजन क्या होता है, डिसीजन का पहले एक मीनिंग बताते हैं. डिसीजन का क्या मतलब होता है कि हमने अगर डिसीजन ले लिया तो उसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो सब रिमूव हो गया. डिसीजन मतलब दैट थिंग रिमेन्स एंड एवरी अदर थिंग इज रिमूव. So when you have taken a decision, only that remains and everything else is gone. So यहाँ पे गौतम बुद्धा, फोटो में देख सकते हैं, गौतम बुद्धा जो है अपने डिसाइपल्स को प्रीच कर रहे हैं, और उनकी प्रीचिंग्स बहुत लंबी लंबी चला करती थी. तो अपनी लंबी लंबी जब प्रीचिंग्स कर रहे होते हैं गौतम बुद्धा, तो अचानक से उनको बहुत तेज की प्यास लग जाती है. तो उसमें से एक डिसाइपल को वो कहते हैं कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर के और बाकियों के लिए भी पानी लेकर के आओ. उसमें से एक डिसाइपल उठता है और वो जल्दी से पॉन्ड के पास जाता है पानी लेने के लिए. जैसे ही वो अपना कंटेनर डालने वाला होता है पानी में, वैसे ही एक गुल्लक कार्ट उधर से जाती है, वो बैलगाड़ी जाती है और वो पूरे के पूरे पानी को मडी कर देती है. अब वो सोचते हैं हम कैसे गौतम बुद्ध के लिए मडी वाटर लेके जाएं, जैसे फोटो में आप प्लीज देखिएगा कितना मडी वाटर है. फिर वो लौट कर आता है कि अब मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये वाले पानी में ना मड आ गया, एक बैलगाड़ी ने सारे पानी को गंदा कर दिया है. तो वो गौतम बुद्ध बोलते ठीक है तुम थोड़ी देर बैठ जाओ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जाना पानी लाने के लिए. तो वो बोलते हैं कि नहीं, अब उस वहां से तो पानी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो पानी गंदा हो गया. फिर भी गौतम बुद्ध बोलते हैं तुम शांत हो जाओ, थोड़ी देर के बाद पानी लेने के लिए जाना. जब वो थोड़ी देर के बाद जब पानी लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि बिल्कुल पानी साफ हो गया. ये कैसे हुआ? तो क्या हुआ? अगेन उस प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा. डिसीजन मेकिंग बिल्कुल फास्ट नहीं करनी है कि आपके पास प्रॉब्लम आया और आपने डिसीजन ले लिया कि वो पानी गंदा हो गया, अब उस पानी को नहीं पिया जा सकता है. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को टाइम लगा. बहुत बार कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हम डिसीजन ये सोचते हैं कि कल परसों हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि कल परसों तक वो प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना कम हो जाता है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं लगती है. या फिर कभी कभी ऐसा होता है जस्ट बिकॉज हमने उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया वो प्रॉब्लम ही इवेपोरेट हो गई, या फिर हमने उस स्टेट ऑफ माइंड में वो प्रॉब्लम का डिसीजन नहीं लिया, हमने अपने आप को टाइम दिया उसके इम्पैक्ट, उस परेशानी से निकलने के लिए, और बिल्कुल कूल हेडेड होके रिएक्ट नहीं किया और रिस्पॉन्स के साथ एक बिल्कुल अच्छा सोचा समझा डिसीजन लिया. तो यही है कि मडी वाटर जो होता है उसको सेडिमेंटेशन में टाइम लगता है. दिस इज व्हाट गौतम बुद्धा इज हियर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको टाइम देना है किसी भी चीज को. आप तुरंत डिसीजन ना लें, आप थोड़ा सा उसको समझे. ऑब्वियसली देयर विल बी सिचुएशन जहां पे आपको तुरंत लेना पड़ेगा, बट उस सिचुएशन में भी सिचुएशन से बाहर निकल के सोचिए कि इसने थोड़े से टाइम में हम किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आई नीड क्लियर वाटर, आई डोंट नीड मडी वाटर. तो लीव मडी वाटर अलोन एंड इट विल कम क्लियर इन ऑन इट्स ओन. सो हमारा माइंड जब क्योस और तरह तरह की सोच से बिल्कुल घिरा हुआ होता है ना, तो उसको थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है. हम लोग सोचते हैं ना सुबह उठ के इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, बिकॉज द माइंड ऑल्सो नीड्स सम रिफ्रेशमेंट, सम रिलैक्सेशन, तभी वो अपना बेस्ट देगा. सो दिस इज व्हाट दिस मडी वाटर इज टीचिंग यू अबाउट डिसीजन. Another thing with decision making is this Zen story. This again is very very interesting. यहाँ पे आप देखते हैं कि एक दो मंक्स की कहानी है ये. इसमें होता क्या है कि एक फीमेल जो होती है वो लेक में डूब रही होती है, वो ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे होती है, और वहां पे से दो मंक्स जा रहे होते हैं. तो एक मंक कहता है कि ये औरत जो है वो डूब रही है, मुझे इसकी मदद करनी है. तो दूसरा मंक तुरंत बोलता है, भिक्षुक कहते हैं इनको मंक्स को. तो दूसरा जो होता है वो कहता है कि तुम कैसे एक फीमेल को, हमारे गुरुजी बहुत नाराज होंगे अगर तुमने किसी फीमेल की मदद की, हमारी सालों की तपस्या भंग हो जाएगी, उसको मरने दो, उसकी डेस्टिनी में मरना ही था, प्लीज डोंट हेल्प. अब द अदर वन हैज टेकन अ डिसीजन कि मेरे को तो हेल्प करनी ही है, एंड द अदर वन हैज टेकन अ डिसीजन कि हेल्प नहीं करनी है. सो अब क्या होता है कि वॉट एवर यू कैन नॉट स्केप द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिसीजन. अगर उसने डिसीजन ले लिया है कि उसको हेल्प करनी है, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके होंगे. अगर तपस्या भंग हो जाएगी
या गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस ये डिसीजन लेने के टाइम पे पता है, और हेल्प नहीं करने पे वो औरत मर जाएगी और अपने सामने एक औरत को हम मरते हुए देखेंगे, ये मेरा डिसीजन है, इसकी भी अकाउंटेबिलिटी मेरी है। तो आप जो डिसीजन लेते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी है। आप कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते दूसरे को कि हमने ये डिसीजन लिया, ब्लेम आपका है। अगर आपने डिसीजन लिया है तो ब्लेम आपका है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आपकी। इसमें बहुत सिंपल एक एग्जांपल, अगर आज के डेट पे मेरे को लगता है कि आई वांट टू लीव माय जॉब, तो उसके साथ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरे जॉब छोड़ने से मेरा पीस ऑफ माइंड चले जाएगा, मेरे को फाइनेंशियल क्रंच हो जाएगा, मेरे को बच्चे की स्कूल फीस भरने में दिक्कत आएगी, ये मेरा डिसीजन होगा। ये इसके लिए हम किसी और को जाके नहीं बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और हमने डिसीजन लिया, अब ये प्रॉब्लम है, अब तुम मेरी प्रॉब्लम सुनो। नो, इट वाज योर डिसीजन एंड एवरीथिंग, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस are yours. The decision is yours and the accountability is yours. Nobody will be coming and saving you from that. So when you take a decision, when you cut all other options, be prepared to bear the consequences also. So इसने इस औरत की हेल्प की और इसको पहुंचाया, इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस हुआ, ही वॉज ओनिंग देम, राइट। सो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आप जरूर ये याद रखें कि यू विल बी टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी डिसीजन मेकिंग यू डू। Now the communication and interpersonal skills, for me and I think for everyone, this should be the father and mother of all life skills. अगर communication ही अच्छा नहीं होगा, अगर interpersonal skills ही नहीं होंगे, तो कोई भी skill आपके काम का नहीं है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स लाइफ में अराइज होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम वो नॉन कम्युनिकेशन की वजह से होती है। आप या तो कम्युनिकेट नहीं करते, मिसकम्युनिकेट करते, नहीं कम्युनिकेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपने कम्युनिकेट किया बट आपने नहीं किया होता है। हमने सारी बातें बताई लेकिन पता चला सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपने अज्यूम किया था कि आपने कम्युनिकेट किया। तो अगर आपने, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर और आप सामने वाले के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं, और तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हम हमेशा इस भ्रम में रहते हैं, ये भ्रम हमें होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, बट अगर आप स्टेप बैक करेंगे और ऑनेस्टली साक्षी भाव के हिसाब से देखेंगे कि आपने क्या कम्युनिकेट किया था, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी सिलेक्टिव बातें बताई थी, कितना फिल्टरेशन किया था, और जो आपने फिल्टरेशन किया प्रॉब्लम वहीं से हुई है। सो बी अ गुड कम्युनिकेटर। और कम्युनिकेटर का मतलब कहीं से भी नहीं होता कि अच्छी स्पीच दे दी या अच्छा भाषण दे दिया, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि उन चीजों को भी समझना और सुनना, जो सिर्फ बोलना नहीं है बट सुनना भी कम्युनिकेशन है आपके लिए। और जो अनहर्ड है, जो वो इंसान सामने वाला बोल नहीं रहा है, वो भी आप समझ रहे हैं, और अपनी जितनी भी बात है वो बिल्कुल ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी के साथ आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम बच्चे को बहुत छोटी उम्र में इंडाउ करा दे कम्युनिकेशन स्किल से, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही आर्टिकुलेट होते हैं, अपनी सारी बात जो होती है बड़े क्लियरली बता देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, सब कुछ को बता देते हैं, वो लाइफ में विनर्स होते हैं। और बहुत सारे बच्चों को हम इतना डरा देते हैं, या वो इतना ज्यादा उनके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस होता है, वो अपनी बात नहीं बता सकते हैं। तो ये एक स्किल जरूर है, आप सिचुएशन क्लास की ऐसी जरूर बनाए, या एक पीरियड डेडिकेट करें जहां बच्चा आइदर थ्रू थ्रू पेंटिंग, either through drawing, sketching, writing, reading, or just speaking, अपने आप को एक्सप्रेस करे, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। हमें हमेशा लगता है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम तो नहीं रिएक्ट करते हैं, बट ज्यादा ऐसा नहीं होता है। हम ज्यादातर रिएक्ट कर जाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, बिल्कुल घरेलू सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसको आप रेजोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम अ फीमेल और मेरा एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल आज वेबिनार होने वाला है, और इस वेबिनार के लिए हमने महीने भर से तैयारी की है, और अगर ये वेबिनार बहुत अच्छा होगा तो हमें लाइफ में बहुत, मतलब 10 टाइम्स प्रोफेशनली हमें बूम मिल जाएगा। सडनली समबडी फ्रॉम माई इन लॉज हमारे कॉल करते हैं, जैसे कि आज रात में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनर है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं बाहर से, एंड यू नीड टू बी देयर। दो सिचुएशन, इस सिचुएशन में दो तरीका है रिएक्ट करने का, या तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं या तो हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन क्या होगा? वेन एवर आई हैव अ प्रोफेशनल कमिटमेंट, समथिंग फ्रॉम द पर्सनल, पर्सनल कोई डिमांड आ जाती है और आई एम नॉट एबल टू कोप अप, अब हम कैसे ये स्ट्रेस ले, हमें वेबिनार करना है, हमने 1 महीने से किया है,
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई टेलीपैथी तो हुई नहीं थी, कि सब या कोई साजिश तो हुई नहीं थी, कि आपका वेबिनार बिगाड़ने की कोई पैरानोया आपको क्रिएट करने की कोई चाल तो चली नहीं गई थी. So now in this situation, when your webinar is about to happen in 1 hour and you have to go for a dinner, जहां पे आप मना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन जो कि आती रहती है लाइफ में. आपका ये ड्यूटी होना चाहिए कि विद ऑल योर कूल इंटैक्ट, आप ये बताएं कि आई बी, बिल्कुल रिएक्ट ना करके, बिल्कुल प्रिजुडिस और अपना बायस और सारी पुरानी बातों को अजम्पशन के साथ रिएक्ट ना करके, कूल होकर के ये सोचे कि आई कैन जॉइन यू आफ्टर द वेबिनार. Or even if I'll be unable to join you after the webinar, I will hold another party where I will call these guests, and I'll be hosting it, but forgive me this time. हो सकता है ये ऑप्शन सामने वाले को नहीं पसंद आए कि भाई आज है और आज बुला रहे हैं तो आप नहीं आ रहे हैं. बट व्हाट डिड यू डू? यू रिस्पॉन्डेड. यू डिड नॉट रिएक्ट कि नहीं, व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग विद मी. दैट इज अ रिएक्शन, बिकॉज नोबडी नोज योर सिचुएशन, नोबडी इज इन योर शूज, नोबडी नोज कि आपके लिए प्रोफेशनली कितना ज्यादा बड़ा है. ठीक है. नाउ बट यू बीइंग अ लीडर, you being endowed with the 21st century skill, you know how to respond. इससे क्या हुआ? ऑप्शन सामने वाले को पसंद नहीं है, बट आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने रिएक्ट नहीं किया. आपने इस सिचुएशन में भी जहां पे इतना टेंशन और स्ट्रेस है, आपने अपना कूल मेंटेन किया, आपने पूरी एनर्जी, अपना कॉर्नर क्लीन रख कर अपनी एनर्जी अपने वेबिनार के लिए सेफ गार्ड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग क्या करते हैं, पूरे महीने की अगर वेबिनार की तैयारी है, एक इस तरह के कॉल, एंड you react and you ruin everything, you ruin all your energy. So ये नहीं करना है. Then you're not endowed with the 21st century skills. You have to respond, you have to save all your energy. Now somebody will say कि why will I throw a party? Why will I throw a party? अगर हमें रिस्पॉन्ड में हमने ये बोल दिया ना कि हम I will hold a party and I will be hosting it next time, तो कोई ये पूछेगा कि हम क्यों करेंगे? क्योंकि हैप्पीनेस और पीस आपको चाहिए, तो कौन होल्ड करेगा? आप यू आर नॉट गोइंग देयर, उसकी वजह से बिटरनेस आई है इक्वेशन में. तो अगर आपको वो बिटरनेस नहीं चाहिए और वो चीज आपको इतनी इंपैक्ट करती है, एंड पीस एंड हैप्पीनेस इज व्हाट यू आर डिमांडिंग इन दिस इक्वेशन, सो यू विल हैव टू पे अ प्राइस, जहां पे फिर से सारी चीज हील हो जाए. जब दोबारा सब लोग आपके घर पे पार्टी पे आएंगे, यू विल टेल देम व्हाट हैपेंड दैट डे. प्रोफेशनल मेरी एक ट्रेनिंग थी, हम ना नहीं बोल सकते थे, बट मेरे को बहुत दुख हुआ नहीं आने का, सो नाउ आई एम होल्डिंग. You made your corner clean and everything is restored. Peace is restored, happiness is restored. And peace and happiness, they're such things कि किसी बॉटल में नहीं आती है कि पी लिया पीसफुल हो गए, पी लिया और हैप्पीनेस आ गई. You need to create happy people around you, you need to create happy situation, and then live in that happy place. And for that, the price has to be paid, and at times the price is heavy, but then you want it, so you have to pay. Now, the most important thing in communication is to hear what isn't being said. As I said, बहुत बार सेशन आता है हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम, बहुत लोगों ने किया होगा यहाँ पे. तो हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम का मतलब ये नहीं कि टीचर ने जोक मारा और बच्चे हंसने लगे और अब क्लास अच्छी हैप्पी हो गई. नो, एनईपी आया है, इट्स डिमांडिंग. लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो टीचर्स के लिए बिल्कुल न्यू है. अगर टीचर्स हैप्पी ही नहीं होंगे, टीचर्स के अंदर पीस ही नहीं होगा, तो वो बच्चों में हैप्पीनेस नहीं ला सकते हैं. वो इंडाउडी जब नहीं होंगे नॉलेज से, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, तो हैप्पीनेस नहीं आएगी. तो टीचर्स का हैप्पीनेस बहुत जरूरी है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए. तो इन लाइफ हमारे लिए भी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, जिसका आई सेड यू हैव टू पे अ प्राइस इन डिफरेंट फॉर्म्स. Now the most important thing in communication is to hear what not is being said. का मतलब ये है, एग्जाम्पल अगेन, आपके किसी फ्रेंड ने आपको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, आप नहीं जा पाए, अब वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो आप क्या कहते हैं? अरे वो तो बहुत ही है, उसने उसने मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझी, अब वो मेरे फोन नहीं उठा रही है, बताओ कितनी, अब हम ही उससे कभी बात नहीं करेंगे. आपको यहाँ पर उसकी फोन ना उठाने को नहीं समझना है, आपको वो समझना है दैट इज नॉट बीइंग सेड. यू वर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन. आपके नहीं जाने से उसको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है, आपके उसके पार्टी में अवेलेबल ना होने से इतनी उसको तकलीफ हुई है कि वो अब आपसे बात नहीं कर रहा है. तो ये आपको सुनना है बिना उसके कहे. वो कह नहीं रहा, वो आपका फोन ही नहीं उठा रहा है, बट आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आप किसी इंसान
क्योंकि हर इंसान में स्ट्रेंथ नहीं होती है हर बात बोल देने की, ये समझना होगा। हर इंसान में स्ट्रेंथ नहीं, ऑडेसिटी नहीं होती है अपने आप को व्यक्त कर देने की। हर इंसान में आर्टिकुलेशन स्किल नहीं होता है कि वो जो फील कर रहा है वो बोल सके। बट आप कम्युनिकेटर हैं, तो आपको उसकी उन सब बातों को भी सुनना है जो उसने कहा नहीं है, अब वो एक्शन में दिखा रहा है। आपके उसके पार्टी में ना जाने की वजह से वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि बिकॉज दैट पर्सन इज हर्ट बिकॉज यू वर अनअवेलेबल ऑन अ बिग डे। सो इस तरह से कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल समझना होगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रेस, कोपिंग विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो सीबीएसई ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई है कि अब सब समझ गए होंगे कि स्ट्रेस नहीं लेना है। इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि ये समझ में आ गया कि स्ट्रेस नहीं लेना है। तो जब से दुनिया में आए हैं तो स्ट्रेस तो मिलेगा, स्ट्रेस से तो कोई बचना ही नहीं है। स्ट्रेस को कोप करना सीखना है। स्ट्रेस से कोई नहीं भाग सकता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, होगा स्ट्रेस। बट उसको हम मैनेज कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। स्ट्रेस तरह तरीके का होता है, डेडलाइंस का, डेट का, वेबिनार्स का, सऊदिया की 4 बजे की ट्रेनिंग का, सीबीपीस का, पीआरपी का, हेल्थ का, बच्चों का, मतलब देयर इज नो एंड। तो सबसे खराब बात स्ट्रेस की पता है क्या है, कि वो दिखता नहीं है। फीवर है, छू लिया, फीवर पता चल गया, बट स्ट्रेस दिखता नहीं है। वो ऐसी जगह पे अटैक करता है कि वो दिखता ही नहीं है, और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन का साइज श्रिंक कर देता है, न्यूरॉन्स के बनने को कम कर देता है। जैसा स्ट्रेस टाइगर लायन को देखने पर आता है, या सांप अगर मेरे रूम में अचानक से एंटर कर जाए, तो वो स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल लेवल जो डेवलप होता है माइंड में, वो आजकल हमें किसी किसी सिचुएशन में वो लेवल जनरेट हो जाता है। किसी का चेहरा देख करके वो जनरेट हो जाता है। तो हमें रोकना है उस कॉर्टिसोल लेवल को। तो हमें कैसे अपने कॉर्टिसोल लेवल को रोकना है वो हमें समझना होगा। तो ये भी एक स्टोरी के ही थ्रू समझाया जाएगा। बिल्कुल ये स्टोरी सुनेंगे तो आपका स्ट्रेस जरूर कम होगा, बिल्कुल रेजोनेट करेंगे इस स्टोरी से। तो एक रैवन है। रैवन क्या होता है, बिल्कुल काला कौवा होता है जिसके ऊपर कोई भी सफेद कुछ नहीं देखेंगे, कभी कभी दिखता है ये रैवन, बट स्टोरी रैवन की है। तो एक रैवन इतना स्ट्रेस था, इतना दुखी था अपनी जिंदगी से, कि वो भी बेचारा रो रहा था। तो वो जब रोता है और पेड़ पे बैठा होता है, तो उसका एक आंसू एक मंक पे जो कि यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर गिरता है। तो वो देखते हैं कि क्यों रेवन तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बोला, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, यू नो, आई एम नेवर हैप्पी एंड आई डोंट नो व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड मी, आई एम अ बैड लक, एवरीवेयर आई गो पीपल शू मी ऑफ। सो मेरे को बनाया ही क्यों है, इतना हम स्ट्रेस में रहते हैं, मेरी लाइफ एकदम बेकार है, आई डोंट वांट टू बी अ रेवन। तो वो मंक उनको बोलते हैं कि देखो मेरी तपस्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना कि हम तुमको कुछ भी बना सकते हैं, बताओ तुमको क्या बना दें। तो वो रेवन बोलता है, मुझे स्वान बना दो, सफेद कलर का सुंदर सा स्वान। तो बोलता है ठीक है, हम तुमको स्वान बना देते हैं, मगर उसके पहले तुमको स्वान से पूछना होगा कि क्या वो स्ट्रेस फ्री है। अगर वो स्ट्रेस फ्री है देन आई विल मेक यू अ स्वान। कौवा तुरंत जाता है स्वान के पास। स्वान बिल्कुल एक बड़े से सुंदर से पॉन्ड में सुंदरता के साथ अपने जो स्वैग होता है उसमें वो रहती है। वो स्वान को बोलता है कि स्वान, तुम स्ट्रेस फ्री हो ना, तुमको लाइफ में कोई टेंशन नहीं है ना, अगर हम स्वान बन जाएंगे तो मेरी भी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो स्वान बोलती, स्ट्रेस फ्री लाइफ में इतने सारे कलर्स हैं, और ऊपर वाले को मेरे को व्हाइट ही बनाना था, मतलब आई एम डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक कलर अ बर्ड हैज। I am never happy. I don't want to be white. I want to be colorful. I'm stressed. I'm not happy. तो बोले, what do you think? Who do you think is the, जो सबसे स्ट्रेस फ्री बर्ड है, मेरे को वही बनना है। तो बोले, go to the parrots. They are very colorful and they are always happy. तो रेवन उठ के चला जाता है उसके पास, पैरट के पास। पैरट से बोलता है, पैरट तुम स्ट्रेस फ्री हो ना, यू लुक वेरी हैप्पी, मेरे को भी पैरट बन के स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है। तो पैरट बोलता है, स्ट्रेस फ्री, आई एम ऑलवेज स्ट्रेस, किसी भी डाल पे हम बैठ जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, मेरे को यही स्ट्रेस रहता है कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है, कोई जाल तो नहीं बिछा हुआ है, कोई मेरे को पकड़ के पिंजड़े में बंद तो नहीं कर देगा। तुम्हें लगता है मैं स्ट्रेस फ्री हूं, मैं हर टाइम डाउट में रहता हूँ, मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं है। नेवर एवर बी अ पैरट। तो बोला, व्हाट डू यू थिंक सबसे हैप्पी कौन होगा। तो बोले, गो टू द पिकॉक। वो पिकॉक जो है ना, वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ डांस करती है और फोटो खिंचाती है, वो बिल्कुल सेलिब्रिटी बर्ड है, और पिकॉक सबसे खुश है। पिकॉक के पास जाता है रेवन। तो रेवन को बता, पिकॉक से पूछता है, तुम स्ट्रेस फ्री हो ना पिकॉक, बिकॉज यू आर गेटिंग क्लिक्ड ऑल द टाइम, एवरीबडी वांट्स टू सी यू एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। तो बोली कि आई हैव नेवर बीन हैप्पी इन माई लाइफ, हमेशा ही स्ट्रेस रहा।
जिस दिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं है उस दिन भी डांस करना है, जिस दिन मेरा एकदम मन नहीं करता है अपने बाहर निकलने का, उस दिन भी लोग मेरे पंख तोड़ के पंखा बनाते हैं, ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, हर टाइम मेरे को क्लिक किया जाता है। हम कभी फ्री नहीं है, और ना तो आई हैव नेवर मेड आई हैव नेवर बीन एबल टू एंजॉय द ब्यूटी गॉड हैज गिवन मी। दिस इज सच अ वर्थलेस लाइफ, एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि लोग सोचते हैं कि हम खुश हैं। तो बोले तो तुमको क्या लगता है सबसे खुश कौन है? तो बोलता है रेवेंस, कौवा सबसे खुश है, उसके पीछे कोई नहीं आता है, उस वो आजाद है। वो बर्ड होने का जो सबसे बड़ा फायदा है आजादी, वो कहीं भी उड़ सकता है, उसको किसी जाल की, किसी केज की, किसी जू, किसी सर्कस में नहीं बंद किया जाता है। यू ऑल आर द लकीएस्ट। सो द रेवन कम बैक्स टू द मंक एंड ही सेज दैट सी, आई एम वेरी हैप्पी विद बीइंग अ रेवन, आई डोंट वांट टू बी अ स्वान और पैरट और पिकॉक, आई एम वेरी हैप्पी। सो हमारे साथ सिमिलरली ये होता है, कंटिन्यूअस कंपैरिजन हम करते हैं। गाड़ी खरीद ली पड़ोसी ने, परेशान। दूसरे के बच्चे ने ज्यादा मार्क्स लिया अपने बच्चे से, हम परेशान। सबसे बड़ी जो स्ट्रेस की आजकल वजह है सोशल मीडिया, जहां पे कंटिन्यूअस कंपैरिजन है। आप सोशल मीडिया खोलें, एवरीबडी इज लुकिंग ब्यूटिफुल, everybody is traveling abroad, everybody is dining in the luxurious of restaurants, and you are doing nothing, sitting here doing nothing, worthless। तो जब इस तरीके का स्ट्रेस जो कि मैन मेड है बिल्कुल, क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ इज इम्परफेक्ट, लाइफ इज नॉट फेयर, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी, बट इट्स हाउ वी सी इट। तो हम रेवन की नजर से पहले कैसे देख रहे थे और रेवन की नजर से बाद में कैसे देखते हैं, ये हमें समझ में आ जाता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, वो मैनमेड होती है। अगर हम चौक डाउन करने के लिए बैठे कि मैनमेड कितनी है और ऊपर वाले की दीवी कितनी है, तो ज्यादा आपके पास मैनमेड प्रॉब्लम्स होंगी। और इसके अफसोस की बात यह कि स्ट्रेस देती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट, अल्जाइमर, स्नैपीनेस, भूलने की, मतलब कितनी सारी चीज है ये स्ट्रेस जो लेकर के आती है, जस्ट बिकॉज हमारा माइंडसेट जो है वो स्ट्रेस को अट्रैक्ट कर रहा है बेवजह। नाउ it's already 5, I'll take 5 more minutes. So managing emotions, managing emotions में क्या है कि हमेशा मैनेज करना आसान नहीं होता है। टाइम्स लगता है कि रो दें या खराब से बात कर लें या एग्रेसिव हो जाएं। किड्स क्या करते हैं, उनको उनको गुस्सा आता है तो वो रोने लगते हैं, सड़क पे लेट जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बट हम एडल्ट्स को एक इमोशंस को मैनेज करने की जरूरत होती है। अगर हमें छोटी उम्र में ही मैनेज करना सिखा दिया जाता है इमोशंस में, तो बहुत जगह पे हम बच जाते हैं। हम लोग बहुत बार बहुत ही बेवकूफ लगते हैं अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने की वजह से, क्योंकि हमें करेक्ट तरीके से इमोशंस को उस टाइम पे मैनेज करने नहीं आता है। ठीक है, अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लें कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी और वहां पे इमोशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो वी विल सेव आवर सेल्फ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ग्रेटफुल, आई एम वेरी, वी शुड बी ग्रेटफुल कि एनईपी आया है। और मैनेजिंग इमोशन भी एक 21st सेंचुरी स्किल है जो कि हमें बच्चों को सिखाना है। इसमें बिल्कुल माय लास्ट स्लाइड विच विल टेल यू हाउ टू मैनेज योर इमोशन। सो इज द राइडर राइडिंग द हॉर्स और द हॉर्स इज राइडिंग द राइडर? बिल्कुल सिंपल। हम घोड़ा चलाते हैं या घोड़ा हमें चलाता है, ये आपको समझना है। तो बिल्कुल सिंपल सी लास्ट स्टोरी है, ये समझिएगा, इससे इमोशंस को मैनेज करने में आसानी होगी। इसमें होता ये है कि आप एक घोड़सवार हैं और एक बहुत लंबी जर्नी करते हुए जा रहे हैं घोड़े के साथ। तो अचानक से एक गड्ढा आता है। तो जब एक गड्ढा आता है तो आप किक मारते हैं अपने घोड़े को, और घोड़ा जो है वो थाम जाता है उस गड्ढे को। फिर थोड़ी देर के बाद एक और बड़ा गड्ढा आता है, और जैसे ही गड्ढा आता है फिर उसको एक किक मारते हैं, वो उसको थाम जाता है। फिर उस जर्नी में एक और गड्ढा आता है और आप फिर किक मार के उसको फंदवा देते हैं। अब आपने बहुत लंबा सफर किया, आप थक के आप सोना चाहते हैं। आप इतने थक गए हैं कि आप घोड़े पे ही सो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सो जाएंगे तो गड्ढा नहीं आएगा। अब जब घोड़ा चल रहा है और अब फिर एक गड्ढा आ गया है, आपने किक नहीं मारी उसको क्योंकि आप तो सो गए, मगर घोड़े ने छलांग लगा दिया और गड्ढे से बच गया। ये कैसे हुआ? इससे हम क्या समझते हैं? तो यहाँ पे जो ये हॉर्स है वो हमारा माइंड है। अगर आपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि एडवर्सिटी में, चैलेंज में, रिजेक्शन में, बेइज्जती में आपको इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, क्या टेक्निक है जिससे वो मैनेज हो जाता है, तो आप जब उसके ऊपर काम नहीं भी करेंगे तो वो आपको मैनेज करवा देगा। दिस इज द आर्ट ऑफ रिजिलियंस। आपको पता है, यू हैव टू बाउंस बैक।
आपको पता है कि गड्ढा आएगा, तो नो मैटर हम जागे हो या सोए हो, उस गड्ढे से बचना है, उस गड्ढे में कूद नहीं जाना है। तो आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करते हैं या कंडीशन करते हैं कि यू दे नो हाउ टू बिहेव इन चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी. So these are the life skills that we, you know, and this is the end of the session. Thank you, and thank you for being so active in the chat box. Thanks a lot. This is the end of the session.